हेलो। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। हम कक्षा 12 की अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उत्पादक का व्यवहार अर्थात उत्पादन और लागतें पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता के व्यवहार पढ़ने के बाद आज हम पूर्ति पढ़ेंगे। अर्थात अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि दो क्रियाएं जो मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं, एक उत्पादन, दूसरा उपभोग। और उत्पादन और उपभोग, जिन उपभोग जो करता है वो उपभोक्ता है और जो उत्पादन करता है वह उत्पादक होता है। तो इन दोनों के बीच, उत्पादन और उपभोग के बीच ही पूरी अर्थव्यवस्था या पूरा अर्थशास्त्र घूमता रहता है। और मुख्य क्रियाएं यही अर्थशास्त्र में हैं। हमने उपभोग और उपभोक्ता का जो व्यवहार था उसका अध्ययन कर लिया है। अब आज हम उत्पादक का व्यवहार अध्ययन करेंगे कि उत्पादक किस प्रकार से अपनी वस्तुओं को कब बेचने को तैयार होता है। जैसे हमने देखा था कि उपभोक्ता के व्यवहार में उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय क्यों करता है, किस कीमत पर करना चाहता है और वह किस प्रकार से अपनी वस्तुओं का उपभोग कीमत कम होने पर बढ़ाता है और कीमत बढ़ने पर घटाता है, जिसको हम मांग का नियम कहते थे। अब हम आज पढ़ रहे हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम में हम देखेंगे कि एक उत्पादक वस्तु की कीमत के साथ साथ, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़े तो वह पूर्ति को अर्थात अपनी वस्तुओं को कब बेचने को तैयार होगा, या वस्तु की कीमत कम है तो वह अपनी वस्तुओं को कितना बेचने को तैयार रहेगा। तो हम पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार पूर्ति वक्र देख लें। इस प्रकार से जो पूर्ति वक्र होंगे वह इस प्रकार से ऊपर चढ़ते होंगे। इसको हम धनात्मक ढाल भी कहते हैं। ये जो पूर्ति वक्र का ढाल है इसको धनात्मक ढाल कहते हैं। हमने मांग वक्र पढ़ा था इस प्रकार से, एक्स एक्स वाई एक्स और एक्स एक्स में इस प्रकार से जो नीचे गिरता है ये आपका मांग वक्र होता था। इसका ढाल ऋणात्मक हम कहते थे, क्योंकि कीमत, यहाँ हम कीमत दिखाते हैं और यहाँ हम मांग दिखाते हैं। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती थी। कीमत इतनी थी, अभी मांग इतनी थी, कीमत बढ़ के यहाँ पहुँच गई तो मांग घट के इतनी रह गई। तो ये मांग वक्र था। ये था आपका मांग का नियम, बता था, मांग वक्र कहते हैं इसको हम। अब हम पढ़ रहे हैं आज पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र इस प्रकार से हुआ, कीमत 1 है तो पूर्ति 20, अर्थात एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को 1 रुपये की कीमत पर 20 इकाइयां बेचना चाहता है। कीमत 2 है तो पूर्ति 40। इस प्रकार से कीमत बढ़ती रह रही है, 5 तक, पूर्ति 100 तक हो गई है। तो हम इसको देखेंगे कि पहले देखें पूर्ति क्या है। पूर्ति किसी वस्तु की पूर्ति से आशय उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न बाजार कीमतों पर बेचने को तैयार रहता है। अभी देखा था आपने पिछले स्लाइड में, इसमें देखिए आप, 1 रुपये कीमत पर कोई विक्रेता 20 इकाइयां बेचना चाहता है तो 20 इकाइयों की पूर्ति हुई 1 रुपये पर। हम 3 रुपये कीमत की बात करें, 3 रुपये कीमत पर वह 60 इकाइयां बेचना चाह रहा है। हम कहें कि 3 रुपये कीमत पर एक उत्पादक 60 इकाइयों का विक्रय करना चाहता है। यह पूर्ति है। तो पूर्ति का अर्थ हो गया। अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात किन किन कारकों से पूर्ति प्रभावित होती है। सबसे पहला, वस्तु की कीमत। हमने अभी देखा था जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही थी उसकी पूर्ति भी उत्पादक बढ़ाता रह रहा था। अर्थात उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना। अधिकतम लाभ कब होगा? जब वह अपनी वस्तु को अधिक कीमत पर बेचेगा। अपनी वस्तु को अधिक कीमत पर बेचने के लिए वह जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वह वस्तु की मात्रा बेचने के लिए अधिक तैयार रखता है, और जैसे कीमत कम होने लगती है तो वह अपना लाभ कम होता देख करके अपनी वस्तुओं को कम बेचना चाहता है। तो अर्थात वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है। दूसरा है स्थानापन्न वस्तु की कीमतें। अब हमने देखा था स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयुक्त हो सकती हैं, उनको स्थानापन्न वस्तुएं हम कहते हैं। जैसे हम एक चीज देख लें, गेहूं और चावल की हम बात कर लें, हालांकि पूर्ण स्थानापन्न नहीं है फिर भी हम मान सकते हैं, अनाज का पार्ट है तो स्थानापन्न मान सकते हैं। अगर हम पूर्ति की बात करें, ध्यान देना आप, अगर चावल के दाम बढ़ते हैं तो उत्पादक क्या करेगा? चावल का उत्पादन अधिक करेगा, चावल की पूर्ति अधिक करेगा। इसका मतलब गेहूं की पूर्ति कम हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तु में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादक अधिक लाभ के लिए उसी वस्तु की पूर्ति बढ़ाता है जिसकी कीमत बढ़ती है। इसका उल्टा कीमत कम होने पर हो जाएगा। अगला, उत्पादन के साधनों की कीमतें। जो उत्पादन के साधन हैं,
हम कहें यहाँ पर हम परिवर्ती साधन कहें या स्थिर साधन कहें या कच्चा माल कहें, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर केवल परिवर्ती साधन की हम बात करते हैं सामान्यतः, तो परिवर्ती साधनों की कीमतें बढ़ती हैं, अर्थात हमने कहा कच्चे माल की कीमत बढ़ी या मजदूरों की मजदूरी दर बढ़ी या जो भी उत्पादन में जो साधन लगे हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, वस्तु की लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ने पर जो उत्पादक है उसका लाभ कम हो जाएगा, लागत बढ़ने पर उसका लाभ कम होगा, इसलिए साधनों की कीमतें बढ़ने पर वह उस वस्तु की पूर्ति कम कर देगा, क्योंकि उसका लाभ उस वस्तु पर कम हो रहा है और लाभ कम होता देख करके उसकी पूर्ति भी कम कर देगा। तो ये कारक हो गया उत्पादन के साधनों की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति कम कर देगा और साधनों की कीमतें घटने पर उसकी पूर्ति बढ़ा देगा। तकनीकी स्तर, अब तकनीकी का स्तर मतलब तकनीकी जो उन्नयन होते हैं, तकनीकी नई नई खोजें होती हैं। अगर किसी वस्तु के उत्पादन में कोई तकनीकी एडवांसमेंट होता है, टेक्निकल एडवांसमेंट होता है, या हम कहें कि एक नई तकनीकी नई मशीन की खोज हो जाती है जो उत्पादन बहुत फास्ट और बहुत कम लागत पर करती है, अगर तकनीकी उन्नयन होता है तो उससे क्या होगा, उन उत्पादकों की जो लागत है वह कम हो जाएगी और लागत कम होगी तो वो क्या करेंगे, लाभ अधिक बढ़ेगा, इसलिए वह उत्पादन अधिक करना चाहेंगे अर्थात पूर्ति बढ़ाना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में तकनीक स्तर बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। बाजार में फर्मों की संख्या, फर्म मीन्स जो उत्पादक इकाइयां हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति प्रभावित होती है। माना हम देखें अभी किसी बाजार में किसी वस्तु के 10 विक्रेता हैं या 10 उत्पादक फर्में हैं, वह अपनी हर उत्पादक फर्म अपनी 100 इकाइयां बेच रहा है तो 1000 इकाइयां बिक रही हैं अभी। अब फर्मों की संख्या बढ़ गई है, फर्मों की संख्या मतलब उत्पादक उसमें 12 हो गए हैं, अब अभी 10 थे, 2 उत्पादक बढ़ गए, लाभ देखते हुए वहां आ गए, तो क्या होगा, अब 1200 इकाइयां उत्पादन हो जाएंगी अर्थात पूर्ति बढ़ेगी। फर्मों की संख्या बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और फर्मों की संख्या घटने पर पूर्ति घटती है। अगला है सरकारी नीतियां। सरकार की नीतियां होती हैं कि सरकार 2 प्रकार से उद्योगों को प्रभावित करती है अर्थात पूर्ति को प्रभावित करती है। पहला हम कहें टैक्स लगा करके, अर्थात जब सरकार टैक्सेशन लगाती है अर्थात अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम आजकल अब जीएसटी जोड़ देते हैं, जीएसटी, अगर जीएसटी किसी वस्तु पर लगता है तो उस वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव देखिए अब कैसे होगा। जीएसटी लगा, इसका मतलब उत्पादक की लागत में थोड़ा बहुत और भाग बढ़ गया, तो जीएसटी लगने से उत्पादक को लाभ कम होगा, तो लाभ कम होगा तो पूर्ति कम कर देगा। तो टैक्स लगने से, जो सरकार की नीति टैक्स लगाने की है, टैक्स लगने से क्या होगा, लाभ कम होगा तो उत्पादक अपनी पूर्ति कम कर देगा। दूसरी ओर अगर सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी मैंने बताया था क्या होती है जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, तो जब सरकार किसी आवश्यक वस्तु में, सब्सिडी समझ ले पहले, जब सरकार किसी आवश्यक वस्तु के मूल्य को कम करने के लिए अपनी ओर से कुछ मूल्य अदा करती है तो सब्सिडी हम कहेंगे। जैसे हम गैस में सब्सिडी लेते हैं, एलपीजी गैस में, तो सब्सिडी लागू कर देती है सरकार किसी वस्तु पर, तो क्या होगा, उत्पादक उससे प्रोत्साहित होंगे, उनकी लागत थोड़ा कम हो जाती है। कुछ सरकार कुछ फर्मों को या कुछ कंपनियों को या कुछ उद्योगों को सब्सिडी पर लोन देती है, सब्सिडी उनके टैक्स कम लगाती है, उनकी सुविधाएं देती है, तो उससे क्या है, उत्पादक प्रोत्साहित होगा और वह अपनी पूर्ति बढ़ाएगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना भी पूर्ति को प्रभावित करती है, अर्थात अभी माना किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है और एक उत्पादक उस कीमत पर उसकी 50 इकाइयां बेचने को तैयार है। अगर उसको यह आशा होती है कि भविष्य में इसकी कीमत 25 रुपया होने वाली है या 20 रुपया होने वाली है, तो वह क्या करेगा, वह अभी इस वस्तु की कीमत को, इस वस्तु की पूर्ति को कम कर देगा। वह सोचेगा कि अब मैं थोड़ा कम बेचता हूं अभी, क्यों, क्योंकि जब कीमत बढ़ेगी उस समय बेचा जाएगा, तो उस आशा से उसकी पूर्ति कम कर देता है। या भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो तो भविष्य में कीमत कम होने की संभावना में उत्पादक क्या करेगा, उस वस्तु की पूर्ति बढ़ा देगा अभी, कि बाद में हमें कम कीमत पर बेचना पड़ेगा, इसलिए हम अभी अधिक कीमत पर बेच लेते हैं। तो ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक थे, ऐसे तत्व हैं जिनसे पूर्ति प्रभावित होती है। पूर्ति क्या है, किसी वस्तु की पूर्ति से आशय उस वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता बाजार कीमतों पर बेचने को तैयार रहता है। अब है पूर्ति का नियम। देखिए पूर्ति का नियम, जैसे हमने मांग का नियम पढ़ा था, अन्य बातें समान रहने पर, ये बात ध्यान देंगे, हम आगे यहाँ से देखते हैं, वस्तु की कीमत में होने वाली वृद्धि
पूर्ति में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होने लगती है। यह पूर्ति का नियम है। अन्य बातें समान रहने पर हम अभी उसके जो मान्यताएं हैं उसमें पढ़ेंगे, तो हम इसको समझ लें। अर्थात वस्तु की पूर्ति में वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने पर पूर्ति कम होती है। पूर्ति हमने कहा था, कीमत बढ़ी तो कीमत बढ़ने का मतलब उत्पादक को अधिक लाभ हो रहा है, तो वह अपनी अधिक वस्तुओं को बेचना चाहेगा, अर्थात उसकी पूर्ति बाजार में बढ़ा देगा। अगर पूर्ति कीमत कम हो रही है तो उत्पादक को वस्तु पर लाभ कम होने लगेगा, तो वह पूर्ति भी कम कर देगा, अपनी कम वस्तुओं को बेचना चाहेगा। अब हम इसको एक तालिका और सारणी से देखते हैं। वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति को लेकर के देखेंगे। वक्र में भी हम सारणी और वक्र साथ साथ बनाते हैं। यहाँ पर जैसे पहली स्थिति है, ये हम इस वक्र पर y अक्ष पर, जो आपका y अक्ष है, इस पर हम वस्तु की कीमत दिखा रहे हैं और x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा दिखा रहे हैं। तो पहले 10 इकाई कीमत पर देखो, 10 इकाई कीमत पर किसी वस्तु की कीमत 10 इकाई है, तो उस समय उत्पादक बेचना चाह रहा है 12 इकाइयाँ। तो 10 इकाई पर 12 इकाइयाँ, ये वक्र बन गया। अगली आपका है 18 कीमत हो गई, वस्तु की कीमत बढ़कर के 18 रुपया प्रति इकाई हो गई, तो उत्पादक उस समय 20 इकाइयाँ बेचना चाह रहा है, उसका यह बन गया आपका। अगला आपका है 26 रुपया कीमत होने पर उसकी जो पूर्ति है 30 इकाई हो गई है। फिर 40 रुपया कीमत होने पर पूर्ति 50 रुपया होगी। इस प्रकार से जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती रहेगी। और इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, जो हमारे पास ये बिंदु बने हैं, ये बिंदु इस प्रकार से बिंदु बनते रहेंगे। जैसे हम कीमत का करेंगे तो हमारी पूर्ति वक्र इस प्रकार से पूर्ति वक्र बन जाएगा। तो ये पूर्ति का नियम है और इसको हम सारणी और रेखाचित्र इस प्रकार से दिखा सकते हैं। वस्तु की कीमत y अक्ष में और पूर्ति की मात्रा x अक्ष में दिखा करके जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ रही है। या हम यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है, जैसे जैसे कीमत कम हुई वैसे वैसे पूर्ति भी कम हुई। या ऐसे कहिए, या कीमत बढ़ने पर हम कहें कि पूर्ति भी बढ़ रही है। कहीं से भी आप इसको व्याख्या कर सकते हैं। अब है पूर्ति के नियम की मान्यताएं। जैसे मैंने अभी पूर्ति का नियम जब लिखा था उसमें सबसे ऊपर लिखा था कि पूर्ति के अन्य बातों के समान रहने पर, क्योंकि अर्थशास्त्र एक मनोसामाजिक विज्ञान है, अर्थात मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक उसके पक्ष का अध्ययन करता है, मनुष्य के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसलिए मनुष्य का जो समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी मानसिकता बदलती रहती है। इसलिए अर्थशास्त्र को हम किसी भी नियम को एक अपने भौतिक विज्ञान के नियम या रसायन विज्ञान के नियम की तरह स्पष्ट नहीं कर सकते, मतलब हमेशा सार्वभौमिक या सार्वकालिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो भी नियम, जो सामाजिक विज्ञान जितने भी होंगे, यहाँ पर हमें कुछ जितने भी नियम हमने फिक्स करने होंगे, उन नियमों की कुछ मान्यताएं हमने माननी होंगी कि अगर यह स्थिति होगी तो ऐसा होगा। ऐसी परिस्थिति हमने कहा कि जो पूर्ति के नियम हैं उसके जो मान्यताएं देखिए क्या क्या हैं, किन बातों पर के होने पर ही वह पूर्ति का नियम लागू होगा, अर्थात ऐसी स्थिति नहीं होगी इनमें से तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा वहां पर। पहला है, बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये एक है मान्यता। जैसे हमने कहा कि मांग के नियम में भी ये है कि जो उपभोक्ता है उनकी आय परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। ऐसे यहाँ भी है कि बाजार में जो विक्रेता और क्रेता हैं उनकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय परिवर्तन से पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो स्थानापन्न वस्तु हैं, जैसे हमने अभी देखा था कि धान और गेहूं का हमने उदाहरण दिया था, स्थानापन्न वस्तुएं मान करके अगर धान की कीमत में वृद्धि हुई तो गेहूं की पूर्ति कम होगी, धान की पूर्ति बढ़ गई थी, तो हम गेहूं की पूर्ति बिना कीमत में परिवर्तन हुई, उसकी पूर्ति कम हो गई थी, तो स्थानापन्न वस्तु के परिवर्तन के प्रभाव से। अगला, उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर होनी चाहिए। हमने अभी देखा था कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक थे, उत्पत्ति के साधन भी थे। अगर उत्पत्ति के साधनों की जो कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक का जो लागत है वह बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो वह अपनी वस्तुओं को कम से कम बेचना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी आया। तकनीक परिवर्तन नहीं होना चाहिए और सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रेताओं विक्रेताओं की रुचि, फैशन और इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये पूर्ति के नियम की मान्यताएं हैं जिन पर पूर्ति का नियम
इनके होने पर ही लागू होगा, अन्यथा वह नियम लागू नहीं होगा। अर्थात कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ने वाला जो नियम है इन मान्यताओं के बिना वह लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं अब पूर्ति की कीमत लोच। अब हमने जैसे मांग की कीमत लोच में देखा था, हम उसी प्रकार से पूर्ति की कीमत लोच में देखते हैं। जैसे पूर्ति का नियम बता रहा है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है, लेकिन पूर्ति का नियम यह नहीं बता पाता है कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने पर, माना हमने कहा कीमत में 20% परिवर्तन हुआ तो पूर्ति में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अर्थात कीमत 20% बढ़ी तो एक उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति कितना परसेंट बढ़ाएगा, ये हमें क्लियर नहीं होता है। हो सकता है 20% कीमत बढ़ने पर उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति 5% बढ़ाए, हो सकता है उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाए ही ना, हो सकता है उस उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति को 25% बढ़ाए, हो सकता है 20% बढ़ाए। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हम पूर्ति का नियम इनको क्लियर नहीं करता है, इसलिए हम पूर्ति की कीमत लोच की अध्ययन करते हैं, जिससे यह पता हो जाता है कि किस वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में किस अनुपात में परिवर्तन होगा। तो इस नियम को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, पूर्ति के नियम की जो परिभाषा है, जैसे मांग के नियम का था, अगर मांग की जगह जो शब्द था वहाँ पूर्ति कर देंगे तो सेम आपका पूर्ति के लोच की परिभाषा हो जाएगी। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन और उसकी पूर्ति में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, जो उनका अनुपात आएगा उसको हम पूर्ति की लोच कहेंगे। अब देखिए आगे जी सूत्र हो गया इसका पूर्ति की लोच का, पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। माना पूर्ति कीमत में आनुपातिक परिवर्तन 10 हुआ और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन 20% हो गया तो उसकी लोच यहाँ पर 2% आ गई, 2 इकाई लोच आ गई, इकाई से अधिक हो गया। या हम इस प्रकार से, ये तो डायरेक्ट दिया हो 10% 20% तब निकाल सकते हैं उसमें। अगर हमें दिया है कि पहले किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया थी और उसकी पूर्ति 100 इकाइयाँ थी और कीमत बढ़कर के कीमत में 2 रुपये वृद्धि हुई, 7 हो गई, कीमत कितनी हुई 7 हुई, तो डेल्टा पी कितना हुआ, कीमत वृद्धि 2 हो गई। और उसकी पूर्ति में वृद्धि, पहले पूर्ति माना 500 थी, प्रारंभिक पूर्ति 500 और प्रारंभिक कीमत 5, प्रारंभिक कीमत 5 पर पूर्ति 500 है और कीमत 500 से बढ़ के 600 हो गई। अर्थात कीमत में वृद्धि हुई, कीमत में वृद्धि 2 हुई तो पूर्ति में वृद्धि 100 हुई। तो इसका हमने निकाल लो, तो इस प्रकार से इस सूत्र में रख करके निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या है, पूर्ति में परिवर्तन, डेल्टा पी है कीमत में परिवर्तन, पी पहले का जो प्रारंभिक कीमत है और क्यू जो बाद का पहले का जो मात्रा है। हमने कहा कि 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की पूर्ति 500 है और उसकी जो कीमत बढ़ करके 7 रुपया हो जाती है तो उसकी पूर्ति 600 हो जाती है। तो पूर्ति की लोच ज्ञात करें, तो लोच ज्ञात करने के लिए हमने परिवर्तन देखना पड़ेगा। डेल्टा क्यू यहाँ 100 आया, 500 से 600 हुआ है, और डेल्टा पी यहाँ 5 से 7 2 आया, 5 से 7 हुआ है। तो इस प्रकार से को सॉल्व करके हम पूर्ति की लोच ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए अब पूर्ति की लोच की श्रेणियां, जिस प्रकार से हमने मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी थी उसी प्रकार से पूर्ति की लोच की भी 5 श्रेणियां हैं। पहली आपकी है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इनकी हम व्याख्या अगले स्लाइड में करते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति अर्थात ES बराबर अनंत, जिसमें हम नीचे 0 आता है। दूसरा इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, या ये देखिए या हम कहते हैं इसको सापेक्षतः लोचदार या इकाई से अधिक। ES जो लोच आएगी, ES का जो हमने सूत्र से निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से ऊपर आएगी, 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 1.5 हो 1.6 हो, इस प्रकार से आएगा तो उसको हम सापेक्षतः लोचदार था इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहेंगे। अगला आपका है इकाई लोचदार पूर्ति, ES = 1 आएगा, अर्थात जब हम सॉल्व करेंगे उसको तो उसका जो उत्तर आएगा लास्ट में वह 1 आएगा, तो इकाई लोचदार पूर्ति होगी। अगला आपका है इकाई से कम लोचदार पूर्ति, अर्थात जो ES का मान आएगा वह पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट, इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है। इकाई से कम लोचदार पूर्ति हम कहेंगे इसको, सापेक्षतः बेलोचदार पूर्ति। और अंतिम इसमें है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, यहाँ पर ES 0 हो जाएगा, अर्थात कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
कीमत में परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको हम जीरो आ जाएगा। इसको हम सापेक्षता बेरोजगार पूर्ति कहते हैं। अब हम इसको एक एक करके सबका अध्ययन करें। पहला है पूर्णतः लोचदार पूर्ति अनंत, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में बिना परिवर्तन हुए उसकी पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहलाती है। यह प्रतियोगी बाजार की स्थिति होती है। तो ये देखिए, आपकी कीमत यहाँ की यही है और पूर्ति Q1 से बढ़ करके Q2 हो गई है, तो इसको हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहेंगे। अगला आपका है सापेक्षतः लोचदार, इकाई से अधिक जिसे हम कहें सापेक्षतः लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार जो पूर्ति है उसको सापेक्षतः लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति हम कहेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, जो किसी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन, कीमत में थोड़े से परिवर्तन से, कीमत में थोड़े से परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। अर्थात कीमत थोड़ा बढ़ी तो पूर्ति बहुत अधिक बढ़ गई, या कीमत थोड़ी सी कम हुई तो पूर्ति बहुत कम हो गई, तो यह सापेक्षतः लोचदार है, इकाई से अधिक लोचदार है। कीमत में परिवर्तन इतना है तो पूर्ति में परिवर्तन इतना हो गया है, तो इसको हम सापेक्षतः लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कम है और पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन अधिक है, इस प्रकार से भी हम दिखा सकते हैं। ये आपका सापेक्षतः लोचदार या इकाई से अधिक पूर्ति वाला है। वैसे भी ध्यान देना, जब हमारे पास वक्र होंगे, पूर्ति वक्र होंगे, उनकी लोच ज्ञात करना है, तो जो यहाँ से जाएगा अगला आएगा भी, जो इकाई से अधिक लोच होगा वह वाई अक्ष से शुरू होगा या लास्ट में आते आते वाई अक्ष पर काटेगा। वह ये क्या होगा, जो यहाँ से वाई अक्ष से शुरू होगा वह इकाई से अधिक लोच वाला होगा। और आगे देखते हैं इकाई लोचदार पूर्ति में, देखेंगे इकाई लोचदार पूर्ति में ये जीरो से यहाँ से शुरू होगा, जो वक्र यहाँ शुरू होगा उसको हम इकाई लोचदार पूर्ति का वक्र कहेंगे। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ उसी अनुपात में उसकी मांग में भी, पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। कीमत 10% बढ़ी तो पूर्ति 10% बढ़ गई, या कीमत 15% कम हुई तो पूर्ति 15% कम हो गई, तो इसको हम इकाई लोचदार पूर्ति या ES = 1 आएगा। जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ES = 1 आएगा। तीसरा है सापेक्षतः लोचदार पूर्ति, अर्थात अब यहाँ पर सापेक्षतः बेलोचदार आया। बेलोचदार मतलब इकाई से कम लोच। यहाँ ES का मान 1 से कम अर्थात 0.0 में आएगा। तो ये आपका मैंने वैसे ही बताया था अभी, जो इकाई से अधिक होगा वो इस यहाँ से शुरू होगा कहीं से भी, और जो इकाई होगा वो यहाँ शुरू होगा, जो इकाई से कम होगा वो एक्स अक्ष में शुरू होगा। इसका अगर हम बढ़ाएंगे आगे तो एक्स अक्ष में आएगा। तो यह आपकी कीमत में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में कम परिवर्तन हो रहा है तो इकाई से कम आएगा। जैसे हमने कहा ना, सूत्र में देखे हैं, हम लिखते हैं सूत्र एक जगह हमारा ES बराबर होता है, पूर्ति की लोच बराबर होता है कीमत में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन बट्टे कीमत में परिवर्तन। हमने कहा कीमत में परिवर्तन कम है, कीमत में परिवर्तन अधिक है, यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन कम है। पूर्ति में परिवर्तन 15 है और कीमत में परिवर्तन कितना है, 20 है। कीमत में परिवर्तन 20 है, पूर्ति में परिवर्तन 15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.75, इस प्रकार से कुछ ऐसा आएगा, अर्थात 1 से कम आया, तो इसको हम कहेंगे बेलोचदार पूर्ति कहेंगे। अर्थात कीमत में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होने पर पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कम हो रहा है तो वह बेलोचदार पूर्ति होगी। अब उसके बाद पूर्णतः बेलोचदार, एक तो पूर्णतः लोचदार थी, अब ये पूर्णतः बेलोचदार है। यहाँ पर देखिए कीमत में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, 0 हो जाएगा। हमने कीमत बदल दी 20%, कीमत 20% बढ़ा दी, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं था। जितनी पूर्ति थी पहले उतनी ही पूर्ति बाद में भी है, तो इसको हम कहेंगे, इसका वैल्यू 0 आएगा, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहेंगे इसको हम। तो ये थे पूर्ति की लोच की श्रेणियां और पूर्ति की लोच। अब हम आगे देखते हैं कि पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात किन किन कारकों से पूर्ति की लोच प्रभावित होगी, किन किन कारणों से पूर्ति की लोच प्रभावित होगी, इसको देखते हैं। पूर्ति की लोच, सबसे पहले वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति, जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति अधिक लोचदार होगी।
क्योंकि कीमत परिवर्तन के साथ पूर्ति को परिवर्तित करना सरल होता है। जैसे टिकाऊ वस्तु मतलब जो बड़ी जो हमारी टिकाऊ वस्तुएं हैं, अधिक कीमती वस्तुएं हैं जिनको हम एक बार खरीदते हैं, बहुत समय तक यूज करते हैं, या उत्पादक भी जो उत्पादन कर लिया उसको ये पता है कि ख़राब नहीं होने वाली, जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, ये चीज़ें ख़राब एकदम नहीं होती हैं, तो इन वस्तुओं की पूर्ति अधिक लोचदार होगी। अर्थात कीमत बढ़ने पर इनका पूर्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, फटाफट बेचना चाहेंगे इसको, और कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति बहुत कम कर देंगे। तो यह क्या होगी, पूर्ति लोचदार होगी। अब अगर जो इसके विपरीत जो हमारे पास कैसी वस्तुएं हैं, जो गैर टिकाऊ वस्तुएं, सब्जियां हैं, जैसे सब्जियां हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती है, दूध है, ये चीज़ें हैं, इनकी पूर्ति की लोच बेरोजगार होगी, क्योंकि इनकी कीमत अगर बढ़ती है तो उत्पादक पूर्ति को एकदम नहीं बढ़ा पाएगा। कीमत कम होती है तो पूर्ति कम कर रखेगा, तो वह उसकी वस्तुएं खराब हो जाएंगी, इसलिए वह पूर्ति को कम नहीं करता है। वह उसकी पूर्ति लगभग फिक्स होती है, उसको अंदाज होता है कि आज मैंने बाजार में इतनी वस्तुएं बेचनी है तो इतनी ही उत्पादन करेगा वह, इतना ही वस्तुओं को बाजार में, माना सब्जी की बात करते हैं, सब्जी जो एक दिन में खराब, जैसे हरी पत्ती की सब्जियां हैं, ऐसी सब्जियां वो बाजार में लाता है तो उसको पता है कि 100 इकाइयां मेरी बिक जाएंगी 20 रुपए की पर यूनिट से। अगर बाजार में कीमत कम हो जाती है तो वह पूर्ति कम करके उसको फायदा भी नहीं होगा, उसको 100 बेचनी है, भले कीमत 10 रुपये हो जाए या 5 रुपये हो जाए। तो ऐसी वस्तुएं जो अधिक टिकाऊ वस्तुएं होंगी उनकी पूर्ति अधिक लोचदार होगी, और जो टिकाऊ नहीं होंगी, जल्दी खत्म होने वाली, नष्ट होने वाली वस्तुएं होंगी, उनकी पूर्ति की लोच बेलोचदार होगी, इकाई से कम होगी। उत्पादन लागत, उत्पादन लागत में जब हम पूर्ति की लोच का अध्ययन करते हैं तो हम केवल औसत लागत देखते हैं। औसत लागत तेजी से बढ़ रही है तो पूर्ति की लोच कम हो जाएगी, क्योंकि औसत लागत तेजी से बढ़ने का मतलब है जो प्रति इकाई लागत है वह बढ़ रही है, तो लोच कम कर देगा। और दूसरी ओर औसत लागत में जो वृद्धि की दर बहुत कम हो रही है, आराम आराम से बढ़ रही है, तो पूर्ति की लोच अधिक होगी। अब अगला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं अर्थात वृद्धि की संभावना हो, ऐसा लगे कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो वस्तु की पूर्ति कम कर देंगे, उनके हाथ में है, और अर्थात पूर्ति की लोच बेरोजगार हो जाएगी। कीमत तो उसकी बढ़ रही है, वह अभी कीमत माना 20 रुपये, ध्यान से समझें इसको, कीमत 20 रुपया है, 20 रुपये कीमत पर वह माना 100 इकाइयाँ बेच रहा है, और विक्रेता को कहीं से यह मालूम होता है कि इसकी कीमत 40 रुपये या 50 रुपया होने वाली है, अभी 25 रुपया है, तो वह 25 पर 100 नहीं बेचेगा, अब 25 पर 125 भी नहीं बेचेगा, वह 25 पर 80 ही बेचना चाहेगा, 25 पर 105 ही, वो कम बेचना चाहेगा, उतना फास्ट नहीं बेचेगा। अब कीमत बढ़ने पर वो पूर्ति को अधिक तेजी से नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अधिक तेजी से नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं कीमत बहुत अधिक होगी उस समय बेचूंगा। तो जो अधिक कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो पूर्ति की लोच बेरोजगार हो जाती है। कीमत कम होने की संभावना, पूर्ति अधिक लोचदार हो जाएगी। वह कीमत कम होने पर भी, बहुत कम कीमत में परिवर्तन होगा तो तब भी वह पूर्ति को अधिक कर देगा, जल्दी निपटाने की, क्योंकि बाद में कीमतें और कम होंगी तो उसको और लॉस होगा। उत्पादन तकनीक देखिए, अब उत्पादन तकनीक में लोच कैसे प्रभावित करती है। जो जटिल या पूंजी प्रधान तकनीक हैं, अर्थात जिनमें हम उत्पादन कार्य एक निश्चित समय के अंतराल में ही कर पाते हैं, जिसकी जो उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जटिल है या पूंजी प्रधान तकनीक है, तो यहाँ पर पूर्ति की लोच बेरोजगार होगी। माना हमने मोबाइल का उत्पादन किया, एक फैक्ट्री मोबाइल का उत्पादन कर रही है, अब वह कितना उत्पादन कर रही है, पूर्ति के हिसाब से कर रही है। माना कीमत बहुत तेजी बढ़ती है तो एकदम वह बाजार में 100 इकाइयाँ मोबाइल की, 1000 इकाइयाँ मोबाइल की, या माना पूर्ति 50% बढ़ गई तो 50% वह उसका उत्पादन बाजार में एकदम नहीं ला सकती है, पूर्ति नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब जिन वस्तुओं की जो उत्पादन तकनीकी पूंजी प्रधान या जटिल है, उन वस्तुओं की पूर्ति बेरोजगार होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। और दूसरी ओर क्योंकि अब जिनकी पूर्ति जो आपकी सरल तकनीकी है जिनकी उत्पादन की, वो जल्दी ही उत्पादन करके बाजार में ला सकता है। अगला है जोखिम सहन करने की क्षमता। यदि उद्यमी साहसी है, अर्थात जोखिम सहन करने की क्षमता रखता है, तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होगी। ये आपका सीधा है। इसमें अगर जोखिम रखने की क्षमता रखता है उद्यमी, तो वह उस वस्तु की जिसकी पूर्ति कर रहा है इकाई से अधिक होगी। वह सोचता है कि कीमत बढ़ने पर अधिक से अधिक हम वस्तुओं को अपने पास स्टॉक रखे रहते हैं, कीमत जैसे ही बढ़ेगी हम उसको बाजार में पूर्ति बढ़ा देंगे। अगर जो जोखिम अधिक नहीं लेगा तो वह अपने पास स्टॉक कम रखेगा,
तो वह पूर्ति एकदम नहीं बढ़ा पाएगा कीमत बढ़ने पर। तो उद्यमी साहसी अधिक है तो पूर्ति की रोज इकाई से अधिक हो जाती है। यहाँ पर एक जो आखिरी तत्व है समय तत्व, अर्थात समय भी दिखाता है। अल्पकाल में पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है। अल्पकाल में जैसे इसे पूंजी प्रधान तकनीक, जटिल प्रधान तकनीक का बताया था आपको मैंने कि जो हमारी अल्पकालीन समय है, अल्पकाल में हम जब देखते हैं कि अगर माना किसी वस्तु की कीमत एकदम बढ़ गई तो हम एकदम उस वस्तु की पूर्ति को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन में प्रक्रिया में समय लगता है। तो अल्पकालीन समय में पूर्ति की लोच कम लोचदार था, इकाई से कम लोचदार होती है। और दीर्घकाल में हमारे पास काफ़ी समय होता है तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक हो जाती है। तो ये था पूर्ति की लोच और पूर्ति का नियम और पूर्ति, इसमें हमने देखा था अभी। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा है आप सभी लोग लाभान्वित होंगे और इसको देखने के बाद अपनी नोटबुक में नोट भी करें, और अगले सेशन में मैं इसके पूर्ति के जो लोच के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद थैंक यू।